कहानी है वो तो गई है बुक, यानी जंग तो नहीं होनी, फुल फ्लैज वॉर कोई चक्कर ही नहीं है, ना कोई बड़ी लड़ाई होने जा रही है, छोटा मोटा कोई टुक टक होगा और वो भी किसी खास एरिया में होगा। इंडिया कोई छोटी मोटी हरकत कर सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इंडिया फंस गया, इंडिया ने जो जाल बिछाया था उसके अंदर खुद ही फंस गया। एक तो जो वाकया हुआ पहलगाम वाला, वो बड़ा नॉन प्रोफेशनल किस्म का वाकया था, जिस तरीके से वो प्लान किया गया, जिस तरीके से उसका इल्ज़ाम धरा गया, जिस तरीके से उसकी फौरी तौर पे FIR हो गई। 10 सवालात तो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग में उठाए जिनका जवाब इंडिया नहीं दे पाया। तो इंडिया के लिए एक तो वाकया कोई इतना मेच्योर नहीं था, कोई इस तरीके से उसकी हैंडलिंग नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के ऊपर आपने एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर जाके आप इसको कोई एक चिंगारी भड़काना चाह रहे थे या आप कोई एक गेम डालना चाह रहे थे, तो ये तरीकाकार गलत था। इंडिया को इससे बेहतर करना चाहिए था, या जिन्होंने भी किया उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। दूसरा, इंडिया इस मामले को उस लेवल तक ले गया जहां तक ले जाना नहीं चाहिए था। यानी इंडिया इसको उठा के वहां ले गया कि मरो या मार दो। वहां के लोगों ने यहां तक कह दिया कि आसिम मुनीर को हम ले जाएंगे, बांध के पाकिस्तान ले जाएंगे। वहां के लोगों ने ये भी कह दिया कि हम फलां को चपेड़े मारेंगे, इसको ये करेंगे, हम फलां जगह पे जाके बैठ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वहां से मिसाइल गिरा देंगे। देखिए, एक्चुअली जो इंडिया ने इसमें अचीव किया है, उन्होंने एक चीज़ की है कि इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी उसमें हम नहीं मानते। अब उसने जो फर्दर करना है, ये तो छोटा मोटा अगर कोई ऑपरेशन वो करे, क्योंकि उसको करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले को इतना ऊपर ले गए थे कि उनकी आवाम का उन पर बहुत दबाव है। आवाम अब लगातार दबाव डाल रही है, मीडिया भी दबाव डाल रहा है कि जनाब हमें छेड़ा क्यों था आपने, अब हमें कुछ करके दिखाएं। यहाँ 26 लाशें पड़ी हुई हैं, आपने तो डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, आपने तो कह दिया कि बॉर्डर पार से हुई है दहशतगर्दी, तो अब हमें दहशतगर्दों से इंतकाम चाहिए। अब जनाब इंडिया के अंदर आवाम के जज्बात भड़का के इंडियन हुकूमत खुद फंस गई है। बड़ी लड़ाई कर नहीं सकते, उनको आइडिया है कि दोनों ममालिक जो है वो एटमी पावर है, फिर दुनिया भी इसके बीच में आ जाएगी। और क्योंकि ये केस इतना मजबूत नहीं है तो इसके ऊपर बड़ी कोई जंग बनती भी नहीं है। लेकिन जो इंडिया ने किया, अभी मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया एक अटैक कर सकता है, कहीं पे भी किसी एक एरिया को टारगेट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाब भी जाएगा। दोनों तरफ जो है वो अपनी जीत और कामयाबी के शादियाने बजाए जाएंगे। पाकिस्तान कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। इंडिया कहेगा हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने ये कर दिया। लेकिन पिछली मरतबा इंडिया को जेनवन मार पड़ गई थी। हुआ ये था कि उनके 2 तैयारे गिर गए, उनकी बदकिस्मती थी, और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने लिहाज किया ही नहीं। इन्होंने भी गिरा दिया जब इनको मौका मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हुए थे। एक उधर गिर गया, एक इधर गिर गया। तो इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात हो गई थी पिछली मरतबा। अब वो शर्मिंदगी साथ जमा थी, ये इंडिया ने फिर अवाम के जज्बात को उठा के आसमान के साथ लगा दिया, एक जंगी जुनून पैदा कर दिया। अब अगर वो लड़ाई नहीं करता तो उनकी बहुत बेइज्जती होती है, लिहाजा उन्हें कुछ ना कुछ एक एक्शन छोटा मोटा लेना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा एक्शन है वो यही है कि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के पानी को रोकने का इरादा रखते हैं। अगर वो पाकिस्तान के पानी को रोकते चले गए तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में वो जमीनों को बंजर करने के काबिल हो जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के वजीर दिफा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा कि इंडिया जहां पे भी पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाएगा, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। और यही पाकिस्तान को करना चाहिए। यानी जब भी इंडिया कोई स्ट्रक्चर बनाए सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए, पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर दे। उसकी वजह यह है कि यह मुआहिदा तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक बामी रजामंदी ना हो दोनों फरीकैन की। तो पाकिस्तान की रजामंदी तो नहीं है इसको खत्म करने की। और इसी मुआहिदे के तहत तो इंडिया ने मशरकी दरिया जो है तीनों, उनके ऊपर रुकावटें डाल के तीनों दरिया हमारे खुश्क कर दिए थे, रावी भी, सतलुज भी, ब्यास भी। इंडिया ने उन्हें खुश्क कर दिया ना। कैसे किया? इसी मुआहिदे के तहत किया था। जब इस मुआहिदे के तहत उन्होंने 3 दरिया ले लिए, तो इस मुआहिदे के तहत बाकी 3 दरिया तो वो नहीं ले सकते, वो हमारे। अब इंडिया जब ये मुआहिदा तोड़ता है तो फिर हमें तो 6 दरिया वापस चाहिए। पाकिस्तान को भी यहां से शुरू होना चाहिए कि अगर आप इस मुआहिदे में नहीं मानते तो फिर दरिया रावी पे, दरिया सतलुज पे और दरिया ब्यास पे आपने जितने भी डैम और बंद बनाए हम वो सारे गिरा देंगे। पाकिस्तान को फिर ये भी सोचना चाहिए कि अगर मुआहिदा ही नहीं है तो फिर तो 6 के 6 दरिया पाकिस्तान में आने चाहिए ना। हमने तो इस मुआहिदे के तहत 3 दरिया इंडिया को दिए थे। तो इंडिया फंस गया जो उसने किया। लेकिन अभी लतीफे जारी है। लतीफों में से एक लतीफा और आया। एक कठपुतली वजीर आजम है आज़ाद कश्मीर का, चौधरी अनवारुल हक, जो अपने ताल्लुकदारी और रिश्तेदारी की वजह से वहां पे वजीर आजम बन गया। और इसको पीपल्स पार्टी ने भी वोट दे दिया, इसको PMLN ने भी वोट दे दिया, इसको जनाब PTI के लोगों ने भी वोट दे दिया। ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा था जिसने सबसे वोट ले लिए और डंडे के जोर के ऊपर सबसे वोट लिया गया। पीपल्स पार्टी के लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। इसने जाकर उन्हें कहा कि मुझे आराम से वोट दे दो, वरना फिर आसिफ अली जरदारी तुम्हें कहेगा। और उन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर जरदारी साहब को जब पैगाम पहुंचा तो जरदारी साहब ने फौरी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के उनके लोग हैं कि अपना नुमाइंदा बिठाओ और आपने वोट देने हैं इसको। तो ये ऐसे वज़ीर आज़म बना था। अब इसका एक लतीफ़ा सुने। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले मैं खुद को पेश करूंगा। तो जाओ भाई, बॉर्डर पे जाके लड़ो, उधर चले जाओ नकियाल सेक्टर में, वहाँ सामने इंडियन मौजूद हैं, शेलिंग भी हो रही है, गोलाबारी भी हो रही है, गोली भी चल रही है। तो सबसे पहले अगर अपने आप को पेश करना है तो पहुंचो मेरा भाई फटाफट। ये कहने वाली कहानियां होती हैं कि मैं सबसे पहले पेश करूंगा, ये फौज का काम है लड़ना, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करें। ये जज्बाती भाषण दे दे के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोगों ने आपको वोट फिर भी नहीं देने, क्योंकि आपने गद्दारी की है। आपने गद्दारी की है अपने लोगों से, और जो मैंडेट वहां की आवाम ने दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस मैंडेट के साथ भी गद्दारी की है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में आप देखिएगा, जो कश्मीर एक्शन कमेटी है
وہ آنے والے الیکشن کے اندر کس قسم کا ماحول پیدا کر دے گی پورے آزاد کشمیر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور یہ آپ کو ہوتا ہوا گراؤنڈ پہ نظر آئے گا۔ ایک اور ناظرین خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب آرمی چیف صاحب کے حوالے سے۔ آرمی چیف نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اسٹیٹمنٹ تو ان کا لمبا چوڑا ہے کیونکہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر سے ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس باہر آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنی عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں، اور جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ لیکن جو انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کا وہ یہ ہے، پاکستان کے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے آئندہ سے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ سے عوام کی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ دیکھیں عوام نے تو جو ان کی امنگیں تھیں وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں، اور 8 فروری 2024 کو انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا۔ تو اگر عوام کی امنگوں کا احترام کیا جاتا تو جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ تھا ان کی حکومت ہوتی پاکستان میں، تو عوامی امنگوں کا احترام نہ کر کے ادارے کو اور عوام کو دور کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ فوج ہوش کے ناخن لے، جو ملٹری کی عادت ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ سیاست کے دھندے میں نہیں پڑے گی اور عوام کے فیصلوں کے مطابق ملک کو چلنے دے۔ جمہوری انداز میں یہ ملک چلے گا تو مجھے پورا یقین ہے 10-20 سال میں یہ ملک بہت آگے نکل جائے گا، اگر دوبارہ سے کوئی مس ایڈونچر نہ کیا گیا تو، یا کسی کو اگر اپنی ایکسٹینشن کا خیال نہ آیا تو، یا کسی کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے فیصلوں سے کھیلنے کا خیال نہ آیا تو پاکستان آگے نکل جائے گا۔ فی الحال مجھے ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ایک اسٹیٹمنٹ بڑا حوصلہ افزا ہے جو آرمی چیف نے دیا ہے، تو اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو ہے بات، عملی طور پہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ عوامی امنگوں کا ہر قیمت پر احترام کیا جائے گا۔ تو عوام جو ہے وہ تو بڑی خوش ہو جائے گی یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد، لیکن جب یہ عملی طور پہ ہوگا تو ہم اناؤنس بھی کریں گے، پاکستانیوں کو مبارکباد بھی دیں گے اور بتائیں گے بھی۔ ناظرین بنگلہ دیش سے ایک خبر آئی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ میرے پاس ہے یہاں پہ خبر۔ یہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو بنگلہ دیش بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں پر حملہ کر کے قبضہ کر دے۔ بھارت جو ہے نا وہاں پہ ایک چکن سنیک ہے، اگر آپ بھارت کا نقشہ غور سے دیکھیں تو آپ کو وہاں ایک چکن سنیک نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بھارت کا وجود بہت پتلا ہو جاتا ہے، اوپر ایک ملک ہے نیچے بنگلہ دیش ہے، تو اس جگہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 ریاستوں پہ قبضہ کر لیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ میجر جنرل ریٹائر فضل الرحمان صاحب بنگلہ دیش کے ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا میرے خیال میں۔ وہاں پہ بھارت کی بڑی تگڑی عوام بھی رہتی ہے اور بڑی تگڑی فوج بھی وہاں پہ بھارت کی موجود ہے، اور بنگلہ دیش خود اس وقت جن مسائل کا شکار ہے، ایسی صورتحال میں ان 7 ریاستوں پہ قبضہ کرنا مجھے نہیں لگتا کوئی آسان ہوگا۔ یہ ایک اسٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے بنگلہ دیش کی، بنگلہ دیش کو بھی اس وقت کوئی جنگ سوٹ نہیں کرتی، اور بنگلہ دیش کوئی ایٹمی ملک نہیں ہے، بھارت ایٹمی طاقت بھی ہے اور وہ طاقتور ملک ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک دھمکی بہرحال بھارت کو لگی ہے، اور یہ کیا یہ اچھی بات ہو کہ اگر بھارت پاکستان کے ساتھ کوئی ایڈونچر کرے تو وہاں سے بنگلہ دیش بھارت کے اوپر دباؤ ڈالے، تو بھارت کو دونوں طرف سے جب دباؤ پڑے گا تو اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور واقعی بڑھ جائیں گی۔ ناظرین ندیم انجم صاحب کے حوالے سے ایک خبر دی ہے، اور یہ خبر دی ہے محسن نقوی صاحب نے، اور لیکن ندیم انجم صاحب بھی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے اس دور میں، مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا جب ان کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی، تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، ان کے گھر میں ایک شادی تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا ٹائم بھی تھوڑا سا آگے کیا تھا، اور ایک اسپیشل ریکویسٹ کی تھی غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے، اور ان کی ایکسٹینشن کے لیے کوئی کوشش بھی ہوئی تھی، لیکن انہیں ایکسٹینشن نہیں ملی۔ اب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ندیم انجم ریٹائرمنٹ کے بعد شہباز شریف کے سیکورٹی ایڈوائزر بننا چاہتے تھے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ ندیم انجم صاحب کو مل جائے، لیکن ان کی سفارش سنی نہیں گئی۔ اب فوجیوں نے سوچا ہے کہ پہلے بھی سب کچھ ہم ہی چلا رہے ہیں، اب ISI چیف کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیا گیا ہے تاکہ سب کچھ اپنے ہی بندے کریں۔ یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا ایگزیکٹلی یہی ہے، اب باقاعدہ ISI کے جو چیف ہیں وہ پاکستان کی کابینہ کا حصہ ہے، پاکستان کی حکومت کا بھی حصہ ہے، اور کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وزیر اعظم کی اس کے اندر جو ISI کے چیف ہیں ان کا اس کے اندر حصہ ہوا کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس عہدے پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا آنے والے جو DG ISI ہوں گے ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا جائے گا یا انہی کو کنٹینیو کروایا جائے گا۔ اس سوال کا جواب ہمیں تب ملے گا جب یہ ریٹائر ہوں گے۔ ناظرین جو ولسن کا جو بل ہے، 2 چیزیں امریکہ میں اس وقت ہو رہی ہیں ایٹ اے ٹائم۔ ایک جو ولسن کا بل ہے جو ولسن خود لے کر آیا، جس کے اندر عاصم منیر صاحب پہ پابندیاں اور بہت ساری اور چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ اسے کہتے ہیں۔ دوسرا جو ایک لیٹر ہے جو ابھی یہاں سے بریگمن گئے ہیں واپس، جیک بریگمن جنہوں نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی، یہ واپس گئے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو جس میں انہوں نے محسن نقوی کے خلاف بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس لیٹر کے اندر پابندیوں کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اب بہت سارے پاکستانی اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں، بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس لیٹر کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک ڈیوائڈ پیدا ہو رہی ہے، ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، سیم ٹائم میں دونوں چیزوں کو بھی سپورٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ جتنے فرنٹ ہوں سب کے اوپر کوشش ہونی چاہیے۔ بل کا پریشر بہرحال زیادہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ پاکستان میں بھی صحافی یہ کہہ رہے ہیں اور سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس چیز کا زیادہ پریشر لے رہی ہے وہ جو ولسن کا بل ہے، جس کے دباؤ کی وجہ سے کافی پریشانی ہے
کہ जो विल्सन का बिल अगर आ जाता है और मंजूर हो जाता है तो फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर पाबंदियां लग जाएगी और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा होगा, इससे पहले ये नहीं हुआ है। लेटर का मामला ये है कि ये डायरेक्टली ट्रंप के पास गया है। ट्रंप को पहले भी बहुत सारे लेटर लिखे गए हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को बहुत सारे फ्रंट्स पे काम करना चाहिए, लेकिन मुश्तरका तौर पे मिलकर काम करना चाहिए। जितनी कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी उतने बेहतर अंदाज में पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए, इंसानी हकूक की पामालियों को रोकने के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा कर सकेंगे। नादरीन, आज़ादी इजहार राय का मैंने जिक्र किया तो मैं आपके सामने रख दूं, एक नई रिपोर्ट आई है मेरे पास और ये बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है जी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, और ये रिपोर्ट क्या बताती है, इसकी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल में 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, 8 शदीद जख्मी हुए, 36 मीडिया कारकुनान पर हमले हुए, 14 सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, 8 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया, 8 सहाफ़ियों को कत्ल समेत दीगर धमकियां मिली हैं। ये तो बड़ा माइनर सा डाटा है। अभी थोड़े दिन के बाद रज़ी ताहिर साहब की टीम जो है वो एक डाटा जारी करेगी, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ हुआ क्या है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये भी बहुत कुछ बता रही है। ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ली हुई है। पाकिस्तान 152वें नंबर से 158वें नंबर पर चला गया है। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने 180 ममालिक में आज़ादी इज़हार राय की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी की है। पाकिस्तान की बहुत बदतरीन सूरत हाल है। 152 से उठ के 158 दर्जे पे पाकिस्तान पहुंच गया है और आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ली की अहम वजह करार दी गई है। अभी इसमें जो मीडिया के बहुत सारे लोगों की फैमिलीज़ के उनके रिश्तेदारों के अकाउंट्स बंद किए गए हैं, वो चीज़ें अभी इसके अंदर शामिल नहीं की गई और ये चीज़ें आने वाले दिनों में शामिल होंगी। आज मेरी एक सहाफ़ी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि जनाब पाकिस्तान में 34 सहाफ़ियों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिनके अपने, उनके फैमिली मेंबर्स के और उनके आसपास के जितने लोग हैं उन सबके बैंक अकाउंट सील कर दिए जाएंगे। इब्तदाई तौर पे 8 सहाफ़ियों के बैंक अकाउंट उनकी फैमिलीज़ के, उनके आसपास के लोगों के सील कर दिए गए हैं और मुबैना तौर पे जो बाकी लोग हैं उनके अकाउंट्स भी जल्द सील कर दिए जाएंगे। तो ये तो चल रहा है नाज़रीन पाकिस्तान में हुकूमत की तवज्जो। सहाफ़ियों के अकाउंट बंद कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान में जो इस वक्त इकॉनमी है उसकी क्या हालत की है उस हवाले से भी मेरे पास खबर मौजूद है। लेकिन पहले एक मुजम्मल असलम साहब ने इस पे स्टेटमेंट दिया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मुजम्मल असलम साहब बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने, ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म होने का इन्होंने एजाज़ हासिल किया है जिसने 3 सालों में IMF के 4 प्रोग्राम लिए हैं। यानी इमरान खान का IMF का एक प्रोग्राम के ऊपर ये धाड़े मार मार के रोते थे। इनका जो अर्दली मीडिया था वो छलांगे मारता था, नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे, गला फाड़ किस्म की ट्रांसमिशनें वो करते थे, तत्ते तवे पे बैठ जाते थे वो सहाफ़ी और उछल उछल के बोलते थे कि इन्होंने IMF का इमरान खान साहब ने मुआहदा कर लिया। ये तो कहते थे हम खुदकुशी कर लेंगे, हम जाएंगे ही नहीं। इन्होंने स्यापा डाला हुआ था पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब जब डील कर रहे थे IMF के साथ। और अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का वाहिद वज़ीर आज़म है। मुजम्मल असलम साहब ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जिसने 3 सालों 4 IMF प्रोग्राम लिए। जब ये PDM की हुकूमत में आए तो पाकिस्तान का कर्जा, जब ये आए थे ना हुकूमत में, पाकिस्तान का उस वक्त कर्जा क्या था, 43,500 अरब रुपए था। 43,500 अरब रुपीज़, बिलियन रुपीज़, ये पाकिस्तान का कर्जा था। और अब ये कर्जा बढ़ के 72,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब आप अंदाजा करें कि कितनी रफ्तार से पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक लगभग 75 सालों में पाकिस्तान का कर्जा जो था वो 43,500 अरब रुपए था। और सिर्फ 3 सालों के अंदर इन्होंने उसके अंदर कितना इजाफा किया, ये उसको उठाकर 72,000 अरब तक ले गए। यानी जितना कर्जा इन्होंने लिया है, पाकिस्तान ने इतनी स्पीड में कभी कर्जा नहीं लिया। जो तबाही इन्होंने फेरी है मईशत की वो कभी नहीं फेरी। और